हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल पीसीएस एग्जाम प्रिपरेशन। ये चैनल आपकी सभी पीसीएस एस्पिरेंट के लिए एग्जाम अपडेट, नोट्स और स्ट्रैटेजी और कंप्लीट क्लासेस सब देता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जल्दी करिए और प्रिपरेशन शुरू करिए हमारे साथ। जैसे आप सबको पता है, अभी बिहार पीसीएस होता है, बिहार पीसीएस का एग्जाम अभी बाकी है। ठीक है, कब है? ये होता है लगभग, जो डेट आया है 26 जुलाई को। ये बता रहा हूँ आपको 2026 की जो एग्जाम है वो बता रहा हूँ। ठीक है, बीपीएससी का तो खत्म है और झारखंड पीसीएस का ये भी हो चुका है। कब हुआ था? ये 19 अप्रैल को हुआ था। 19 अप्रैल को हुआ था। और साथ ही साथ एमपीपीसीएस का भी हुआ था। इसका आंसर की भी आ गया है, इसका आंसर की भी आ गया है। ठीक है, और सिर्फ बाकी है आपका गुजरात पीसीएस, ये बाकी है। इसका डेट आता है लगभग 7 जून को, इसकी कैलेंडर के हिसाब से। और आप सबको पता है यूपी पीसीएस, इसका जो कैलेंडर के हिसाब से डेट है 6 दिसंबर। इसका 6 दिसंबर का डेट है। तो जिन का भी शुरू किए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट है तो देना चाहते हैं, तो वही एनसीईआरटी से शुरू करना चाहिए। ये नहीं आप एकदम फाउंडेशन कोर्स में घुस जाए तो आप बेसिक आना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी वो जो देखिए यूपीएससी, उसका पहले क्या है, वो फाउंडेशन की क्लास के अंदर एनसीईआरटी लगभग पढ़ा देते हैं, तो तभी वो उनको जरूरत पड़ती है एनसीईआरटी की। ये बिल्कुल नहीं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहिए, उनको ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। ये नहीं कि उनके लिए तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और आपके जैसे पीसीएस है, जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं उनके लिए भी एनसीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये नहीं है कि एनसीईआरटी को आप स्किप करके चले जाए। तो वहीं जैसे ये नहीं कि आप 11th 12th इसकी जो एनसीईआरटी है इसको देख कर आप चले जाओ। ठीक है, डायरेक्ट ये नहीं करना है आपको। ये करोगे तो थोड़ी बहुत कभी पजल हो सकते हो। प्रीलिम से जो क्वेश्चन ये नहीं आता, अभी डायरेक्ट वाला क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, वो आपको वो जो आसेसन वाला वो जो क्वेश्चन नहीं होता है उसमें आप फंस जाओगे। ठीक है, जो कंक्लूजन वाला वो होता है वो क्वेश्चन में फंस जाओगे। पुराना वाला क्वेश्चन हो नहीं आता, क्वेश्चन नया नया फ्रेम जो होता है वो क्वेश्चन देखिए, तब आपको प्रीवियस क्वेश्चन तो लगा होगा। मान लीजिए कोई नया बंदा है, तो नया स्टूडेंट तो उसको पता नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, फाउंडेशन में घुस जाएगा। वो नहीं करना है, बस पहले एनसीईआरटी को देख लेना है, उसके बाद आपको फाउंडेशन कोर्स में घुसना है। नहीं तो फिर आपको, अगर मान लीजिए आप बहुत दिन पहले पढ़े थे तो उसको याद ना। अभी तो ग्रेजुएशन को अभी कोई बीएससी किया होगा, कोई बीए किया होगा।
ठीक है, ये सभी किएगा। उसमें भी कोई इंजीनियर किया होगा, ऐसा कुछ किया होंगे, ठीक है, तो उनको याद नहीं होगा, तो डायरेक्ट वो क्या करेंगे 11 12 इसका पढ़ लेंगे तो उनको थोड़ा पजल लगेगा। ठीक है, ये जो ये कैसे आया था, इसका सब्जेक्ट वो कैसे आया था, ठीक है, ये सभी लगेगा। तो ऐसे शुरू करना आपको सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी से ही आपको शुरू करना है। ठीक है, इसको ये नहीं कि इसको एक महीने पढ़ा है कि 20 दिन पढ़े, ये नहीं होता है। इसको एनसीईआरटी को जल्दी जल्दी करना है। एनसीईआरटी जैसे जो सिक्स्थ क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे नहीं पढ़ना आपको। वो आपको कि जो सब्जेक्ट है उसकी जो डिमांड है आपके एग्जाम के उस हिसाब से ही पढ़ना है। ठीक है, कि लाइन टू लाइन सिक्स्थ एनसीईआरटी वो नहीं पढ़ना, उसका जो मेन पॉइंट होता है बस उसको पढ़ना है। चलो ठीक है, तो वो क्लास के अंदर समझाएंगे, क्लास के अंदर धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। पहले तो शुरू करेंगे हम पॉलिटिशियन। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये सबको पता है, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट ईसीएस, ऑल स्टेट के लिए। ठीक है, जितने भी स्टेट है के लिए ये पीसी सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये पॉलिटी सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये पॉलिटी सब्जेक्ट। इसका बहुत सारे क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आता है पॉलिटी, पॉलिटी का ही आता है। ये नहीं कि किसी और का नहीं आता है। हाँ, जियोग्राफी का भी आता है, इकोनॉमिक्स का भी आता है, हिस्टोरी का इसका भी आता है, सभी का आता है। लेकिन पॉलिटी ये जो होता है, सबको पता है पॉलिटी का। पढ़ेंगे तो धीरे धीरे पॉलिटी और एक गवर्नेंस, इन दोनों का जैसे बताया, जो यूपीएससी हो या फिर पीसीएस एग्जाम, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, गवर्नर का तो ठीक है, उसका थोड़ा ये पॉलिटी जब पढ़ोगे तब गवर्नर समझ आएगा इसका। ये आप प्रीलिम से हो, जैसे मेंस एग्जाम में मेंस एग्जाम में आपको भर भर के क्वेश्चन मिलेगा गवर्नेंस का, उसके ऊपर लिखना, पॉलिटिकल लिखना है। ठीक है, वो आपको भर भर के क्वेश्चन मिलेगा। अलग सब्जेक्ट है तेरा। देखिए जियोग्राफी में जैसे उसका मैप बनाना होता है, इसका पॉलिटी के अंदर मैप नहीं होता है, उसको सही से वर्ड फ्रेम करना होता है, सेंटेंस फ्रेम करना होता है पॉलिटी के अंदर। ठीक है, ये होता है, मीन्स में बहुत काम आएगा आपको। प्रीलिम्स में तो है ही है, प्रीलिम्स में 70 का आता है, 25 22 20 18 से प्लस, मान लीजिए ये 17 से 25 तक, 17 मार्क से 25 मार्क तक इसका क्वेश्चन वेरी करता है फॉर प्रीलिम्स। पीटी फॉर पीटी, प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए ये 17 प्लस दिया हूँ। ठीक है, मतलब 17 से कभी 17 मिनिमम है, मिनिमम ये मैक्सिमम 25 मार्क ये मैक्सिमम है। ये 17 18 19 ये कभी कभी पड़ता है, नहीं तो ये 20 से ऊपर, 20 22 21 23 24 ऐसे ही रहते हैं उसका नंबर। ठीक है,
ये पीटी का बात कर रहा हूँ, मेंस का नहीं, ठीक है, इसके हटाओ, ये पीटी का बात कर रहा है, ये जो है मेंस का नहीं, इसको हटाओ, ये पीटी का ही बात कर रहा है, प्रीलिम्स का, ठीक है। तो ये सब है जो कर लिया है क्लासेस पहले ही, जो रेट तैयार है, वो इसके थ्रू रिवीजन कर सकते हैं उनकी जल्दी जल्दी, ठीक है। और जो नया बच्चा है, जो 26 का एग्जाम है, वो जो 27 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो वो तो एकदम बारीकी से देखना है, बारीकी से, ठीक है, एक एक वर्ड देखना है, ठीक है। ये अभी हम हिंदी मीडियम के लिए करते हैं, फिर बाद में उसको उसमें इंग्लिश ओनली हिंदी मीडियम का लिए करेंगे, अभी तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, ठीक है। ये क्लासेस करेंगे, फिर मैं करूँगा, वो सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए होगा, सिर्फ हिंदी मीडियम, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं 6th क्लास। पॉलिटी, ठीक है। ये देखिए पॉलिटी, ये रहा आपका सिलेबस, सोशल पॉलिटिकल लाइफ का 3 पार्ट होता है, जो क्लास 6 और 7 और 8 ये तीनों में यूज होता है। ये सेम है, किताब एक ही है, तो उसका देखिए जो बेसिक आपने पढ़ा 6 में, उसके थोड़ा कुछ ऐड होके 7 में आता है, फिर उसके थोड़ा कुछ ऐड होके 8th क्लास में आता है, ठीक है, इसी हिसाब से वो होता है। फिर 9th क्लास में वो थोड़ा एडवांस हो जाता है, ठीक है, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आ गया, उसका पार्ट 1 9th में है, और 10th में है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, ठीक है, ये थोड़ा है। फिर 11th 12th में हो गया वो एकदम, वो उसका बहुत एडवांस लेवल हो गया, ठीक है। जैसे इसको दे सकते हैं क्लास 6 8, इसको मान लीजिए बेसिक, 9th और 10th इसको मेंस मान लीजिए मेन, फिर ये 11 12 को एडवांस लेवल मान लीजिए, ठीक है, ये वाला डिफाइन कर देंगे हम। तो 11th में जो है पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 12th में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और ये 12th के लास्ट में ये सिंस इंडिपेंडेंस, ये थोड़ा जो लास्ट का 2 है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसको अगर थोड़ी बहुत उसको देख के स्किप कर देंगे तब भी चलता है, ठीक है। ये नहीं है जो 12th की लास्ट वाले है उसको भी 12th के बच्चे की तरह वो पढ़ना है, उसमें कुछ आता है, उसमें जैसे आप आगे पढ़ेंगे, किताब है डी डी वासु नहीं पढ़ना आपको, यूपीएससी के लिए होता है, मेंस के लिए होता है, आपको डी डी वासु में नहीं घुसना है, उसमें क्या है, वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, उसमें घुसना नहीं है पीसीएस वालों को। हाँ, अगर किसका 3 4 अटेम्प्ट हो गए, वो पहले यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तभी वो लैंग्वेज वो समझ पाएगा डी बस का। आपके लिए लक्ष्मीकांत मोर देन एनफ होता है, मोर देन एनफ लक्ष्मीकांत। आपको पीएचडी नहीं करना कि पॉलिटिक्स सिर्फ नहीं आना है, और सारे सब्जेक्ट भी आना है, ठीक है, कितने सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट, ठीक है। आपको डी बस को अंदर नहीं घुसना है, लेकिन इसमें जो है वो इसका मेन चीजें निकाल के वो डाला है लक्ष्मीकांत में, ठीक है। तो ये लास्ट वाला है 12th का 2, जो पार्ट 2 है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसको छोड़ सकते हैं, इसको थोड़ा बस देख के छोड़ सकते हैं, और फिर जिस लगा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं उसको तो बता ही दूंगा, फिर बाकी को थोड़ा बहुत रिवीजन करना है, लास्ट वाली चीज़ को बस देखना है, वो लास्ट का वो जो सब 11 12th का जो पार्ट 2 है सिंस इंडिपेंडेंस, वो वाला, उसको थोड़ा बस देखना है, उसको बार बार रिवीजन नहीं करना, उसको बस देखना, बस स्किप कर रहा है। और ये बाकी का सभी काम पे आएगा, ये पढ़ोगे तभी आपको लक्ष्मीकांत समझ में आएगा, ये ना आपको सीधे घुस जाना है लक्ष्मीकांत में कि आपका जो पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स है उसमें नहीं घुस जाना है। तो पॉलिटी धीरे धीरे पढ़ेंगे, ये नहीं इसको छोड़ देंगे, पढ़ना पड़ेगा उसको,
पहले इससे शुरू करना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल, आपको सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्लासेस से शुरू करते, ये क्लासेस से ही हम शुरू करेंगे। इससे ही शुरू करेंगे, ठीक है। चलो फिर क्लासेस का सब्जेक्ट होता है डाइवर्सिटी। यूनिट 1 का होता है डाइवर्सिटी, का चैप्टर 1 है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, ठीक है। ठीक है, आवाज क्लियर से आ रहा है? हाँ आ रहा है, चलो ठीक है। हाँ ठीक है, शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, ये है, ये है हमारा आज पढ़ाएंगे इसका अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जो वर्ड है डाइवर्सिटी, तब ये जो है डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी पहले तो पढ़ेंगे डाइवर्सिटी का रीजन क्या है, तो मेन रीजन डाइवर्सिटी, ठीक है। टू मेन रीजन है, ठीक है, टू मेन रीजन, एक नहीं दो, जैसे मैं बता रहा था दो मेन रीजन है, ठीक है, दो मेन रीजन। जैसे आपको सभी को पता है, जैसे हर स्टेट के हिसाब से सब कल्चरल जो इवेंट वगैरह है तो सभी का अलग होता है। किसी स्टेट का जैसे मान लीजिए साउथ में होता है पोंगल, सिर्फ इसको, ये पोंगल, ये देखिए, ये ठीक है। हाँ
ये पोंगल फेस्टिवल सबसे ज़्यादा तो तमिलनाडु वाले बनाते हैं। तमिलनाडु का ये प्रधान मुख्य मेन फेस्टिवल है तमिलनाडु स्टेट। एक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका, ठीक है, और तमिलनाडु भले ही पोंगल करते हैं, ठीक है, लेकिन ये होता है कि केरल में, केरला में पोंगल नहीं बनाते हैं, वो लोग बोलते हैं ओनम, ठीक है। ये एक कॉमन सेंस है कि हम लोग को सब लगता है साउथ वाले एक है, ठीक है, वो एक ही फेस्टिवल बनाते हैं, लेकिन ये केरला वाले ये पोंगल नहीं बनाते, ये बनाते हैं ओनम, ठीक है। उनको ओनम बोलते हैं, कोई आनम बोलता है, बस उनके हिसाब से इस फेस्टिवल का प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होता है, ठीक है। हम ज़्यादातर सुनते हैं वही ओनम, ठीक है। ये देखिए, ये ओनम है, ये देखिए इसके, ये इनका फोक डांस है, ये ओनम। ये इनका केरल का। तो जितने भी हमारा नॉर्थ के होता है, जितने भी स्टेट फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है, हम लोग का अलग अलग सब फेस्टिवल होता है। ये होता है एक तरफ, ये जस्ट एग्जाम्पल हो गया एक डाइवर्सिटी का, ठीक है। तो जो मेन रीजन है, और देखिए और एक दूसरा होगा, और एग्जाम्पल देते हैं आपको, दूसरे जो है उसके एग्जाम्पल देते हैं। कोस्टल एरिया हो गया, कोस्टल, ये तो मैं पता है आपको, ये कौन जा रही है, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, ये आंध्र उड़ीसा, ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल, ये सभी क्या है, इतने सभी ये इधर रह गया। फिर ये मुंबई, गुजरात, ये सभी है कि कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया। इसका एक रीजन क्या है, ज्योग्राफिकल रीजन, ये ज्योग्राफिकल रीजन, ये बीच में देखो, ये एमपी, यूपी, ये हो गया इधर बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, जितने हो गए ये इधर रह गया, ये झारखंड जितने रह गया, ठीक है। ये ऊपर दिल्ली, ये सभी कोस्टल एरिया नहीं है, ये बीच में रहने वाला, ये कोस्टल एरिया नहीं होता है, ये सभी कोस्टल एरिया। क्यों यहाँ पे, ये क्या है, इधर अरबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर अरबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल। ये ज्योग्राफिकल हिसाब से ये ज्योग्राफिकल रीजन है, ठीक है। तो भी आ जाते हैं मेन टू रीजन। जो मेन टू रीजन है, एक है कल्चरल और हिस्टोरिकल रीजन, जैसा आपको बताया था, जो फेस्टिवल वगैरह कल्चरल और हिस्टोरिकल, ठीक है, तो उसके हिसाब से उनको नाम दिया जाता है हिस्टोरिकल रीजन। एक होता है कल्चरल और हिस्टोरिकल रीजन, ठीक है। और एक दूसरा रीजन क्या होता है, और एक दूसरा रीजन होता है जियोग्राफिकल रीजन।
जियोग्राफिकल रीजन, जियोग्राफिकल कैसे है, जैसे आपको बताया जो कोस्टल एरिया होता है जितने, वो जियोग्राफिकल, जैसे और एग्जाम्पल आप देते हैं, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट, वो पहाड़ी एरिया होता है, मतलब वो पहाड़ की तरफ रहता है, नॉर्थ ईस्ट वगैरह हमारे हो गया, आसाम का मणिपुर, ऐसा सब है वो नॉर्थ ईस्ट। और ऊपर चला उत्तराखंड के उत्तराखंड देखता हूँ, वहाँ पे गाड़ी जो गाड़ी जो रास्ता गाड़ी चलाते हुए रास्ता कैसे ऐसे चलता है, यूं यूं चलता है, यूं 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 नहीं चलता, उनका रास्ता नैरो होता है, कभी नैरो होता है। ये पहाड़ी का ऊपर जो घट्टी रास्ता बोलते हैं जिसको, उस एरिया होता है, तो वो पहाड़ी इलाका होता है। ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से ये भी एक डाइवर्सिटी है। ये देखिए नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट की रास्ता, ये देखिए ये ज्योग्राफिकल है, ये देखिए तब कैसा है, पहाड़ी है, ये देखिए ये इसका पहाड़ी रास्ता, यही है। यही है, ठीक है। जैसे आप यूपी में जाओगे, एमपी दिल्ली में जाओगे, तो रास्ता कोई कहीं आपको घाटी मिलेगा, कुछ कुछ एरिया में वो ना के बराबर मिलेगा, ठीक है। कुछ मिलेगा आपको आंध्र की तरफ, कुछ उड़ीसा की तरफ, नॉर्थ ईस्ट में बहुत मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा, ठीक है, ये सभी मिलेगा। हाँ, एमपी में कुछ जगह मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत सबसे ज़्यादा जंगली जो क्षेत्र होता है वो एमपी में होता है, ठीक है। हाँ हाँ, एमपी और छत्तीसगढ़ पहले मिलके था, ठीक है, वो फिर डिवाइड हो गया, लेकिन अभी भी ज़्यादा जो एमपी में, इसलिए बहुत ज़्यादा वो जो ये सभी होता है, क्या है, टाइगर फॉरेस्ट वगैरह जो जैसे रहते हैं, वो ज़्यादातर कहाँ पे है, एमपी में ही रखते हैं ना। क्यों, उसमें बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट जो क्षेत्र होता है, फॉरेस्ट एरिया, वो एमपी में ही होता है ज़्यादातर। यह सभी होता है, ये एग्जाम्पल है ज्योग्राफिकल रीजन का, एक सभी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी, तो इसका डाइवर्सिटी के क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए पहले तो इसका डेफिनेशन, ठीक है, ड्यू टू डाइवर्सिटी क्या क्या होता है, क्या क्या फेस करना पड़ता है जनता को, और इसका बेनिफिट क्या है, ये सभी। हाँ, इसका वो बेनिफिट के अंदर ये आता है एडवर्टाइजमेंट, और इसका डिसएडवर्टाइजमेंट क्या है, ये सभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई पूछ तो डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी द डिफरेंस, ये डेफिनेशन लिख देता हूँ। डेफिनेशन, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, फूड एटसेट्रा इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, ठीक है। क्या बोले, द डिफरेंस बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो रिलीजन अलग अलग होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज। मान लीजिए हम हिंदू हैं, कोई ये हिंदू कम्युनिटी, ये एक्स है, ये हिंदू कम्युनिटी, वाई है मुस्लिम कम्युनिटी, ये जेड है मान लीजिए सिख कम्युनिटी, ये मान लीजिए कोई ए है, ये जैन कम्युनिटी, और मान लीजिए कोई बी है तो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये सभी। तो ये रिलीजन अलग अलग होता है। और लैंग्वेज, ये सबको पता है, लैंग्वेज हमारा सब अलग होता है,
लैंग्वेज और स्टेट के हिसाब से लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए हमारा यूपी और बिहार, लैंग्वेज हमारे क्या है, ये मतलब भोजपुरी और हिंदी। चलो हिंदी तो ये नेशनल लैंग्वेज है, भोजपुरी चलता है, ठीक है, ये हो गया लैंग्वेज। हर स्टेट के लैंग्वेज होता है। साउथ में साउथ स्टेट, चलो ठीक है, स्टेट की जब साउथ स्टेट होता है, सदर्न स्टेट जितने भी होता है, सदर्न स्टेट, इसमें क्या है, आंध्र प्रदेश, तेलुगु, ये तेलंगाना तेलुगु, तमिलनाडु ये तमिल, केरला मलयालम, और पौंडीचेरी हो गया ये केंद्र शासित अंचल जिसको बोलते हैं, ठीक है। यानी इसके यहाँ पे भी लोग तमिल ही बोलते हैं। ये लैंग्वेज हिसाब से अलग हो गया जितने भी लैंग्वेज। और देखिए वहाँ वेस्ट बंगाल, वहाँ पे बंगाली, गुजरात में गुजराती, ये सभी, उड़ीसा में उड़िया, छत्तीसगढ़ में हिंदी ही बोलते हैं, झारखंड में हाँ कुछ भोजपुरी, कुछ झारखंडी, उनका जो होता है लैंग्वेज, झारखंड लैंग्वेज, वो थोड़ी बहुत गांव, झारखंड में कुछ वो गांव रहता है, वो वहाँ पे संथाल लैंग्वेज बोलते हैं। हाँ कुछ स्कूल वगैरह में वो पढ़ाते भी हैं उनको वही संथाल लैंग्वेज में। हाँ गांव में छोटी छोटी गांव जो होता है, इस हिसाब से ये लैंग्वेज की भी एक डाइवर्सिटी। और फूड, हाँ अभी आ जाते हैं फूड पे। फेस्टिवल देखिए, साउथ पे जितने भी सदर्न स्टेट है, सदर्न, उसमें क्या चल रहा है, इडली और डोसा, इडली डोसा, ये सभी फूड का होता है, ठीक है। और उनका थोड़ा तीखा तीखा जो रहता है, मिर्ची तीखा थोड़ा रहता है, ये सभी उनका और नॉर्दर्न स्टेट जितना आ गया, देखिए नॉर्दर्न स्टेट में जितने भी नॉर्दर्न स्टेट होता है हमारा, नॉर्दर्न मुंबई में बड़ा पाव, ये सभी, हाँ 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 मेन, हाँ बड़ा पाव हो गया, ये जितने भी खाना दिल्ली में हमारा छोले भटूरे, ये सभी, हाँ इपो में पूरी सब्जी, हाँ ये सभी जितना, ये साउथ में नहीं चलता है। हाँ होता है, हाँ वहाँ पे होटल होता है, जाते हैं यहाँ पे लोग, यहाँ पे जो यहाँ रहते हैं लोग, वहाँ पे साउथ में जाके रहते हैं, तो वहीं जाके खाते हैं, रहता तो है। लेकिन इस फूड का तो डाइवर्सिटी है ना। हाँ बंगाल में जाओ तो ज़्यादातर वहाँ पे नॉन वेज ही मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा लोग नॉन वेज ही खाते हैं वहाँ पे, मछली ज़्यादा वहाँ पे लोग ज़्यादा खाते हैं। हाँ तो ये सभी होता है, ये फूड की डाइवर्सिटी हो गया। आप राजस्थान चले जाओ, वहाँ पे क्या बाजरा का रोटी, घी ज़्यादा खाते हैं, ये सभी। हाँ और ये आपका गुजरात में चले जाओ, हाँ फाफड़ा वगैरह, ये सभी गुजरात में, ये सभी फूड के हिसाब से डाइवर्सिटी होता है। हाँ फूड सभी फूड के हिसाब से ये डाइवर्सिटी। तो वहीं डिफिनेशन जैसे बोले, द डिफरेंस बिटवीन पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, फूड एटसेट्रा इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, ठीक है। मेन जैसे पॉइंट इसमें पॉइंट हो गया, रिलीजन, लैंग्वेज, फूड, यही है, ये सभी मिलके होता है कल्चरल। इसका पॉइंट, इसका जैसे पॉइंट हो गया, जैसे आपको बोला रिलीजन, जैसे आपको एग्जांपल दिया कि ए हिंदी, हिंदू है, बी मुस्लिम कम्युनिटी के, सी सिख कम्युनिटी के, ये सभी के उनको उनका जो रिलीजन है, उनको उनके रिलीजन के बिलीव करते हैं। हम हिंदू है, हमारे गॉड है, उनको बिलीव करते हैं, जो हमारा भगवान होता है उनको, उसी हिसाब से हमारा रिलीजन मुस्लिम कम्युनिटी वो अल्लाह के ऊपर बिलीव करते हैं। सिख कम्युनिटी गुरुद्वार में जाता है, वो उनके ऊपर बिलीव करते हैं। ये सभी हो गया रिलीजन के बेसिस पर ये बिलीव करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट रिलीजन, ये सभी हो गया। फूड, कल्चरल इवेंट, ये जैसे आपको पहले भी पता था, कल्चरल इवेंट में जैसे साउथ में पोंगल बनाते हैं, केरल में ये बनाते हैं ओनम, ये सब भी हो गया। तो ये नहीं बनाते हैं
गुजरात में हो गया, वो डांडिया खेलते हैं, ये सभी स्टेट थोड़ी खेलते हैं, ये नहीं खेलते हैं ना, वो कल्चरल के हिसाब से वो अलग अलग होता है, कुछ डिफरेंट। ये कल्चरल के हिसाब से ये है इसका एक मेन होता है कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस। दूसरा आता है जियोग्राफिकल फैक्टर्स। जियोग्राफिकल फैक्टर का मेन रीजन है एनवायरमेंट एंड का इम्पैक्ट। एनवायरमेंट का अंदर तो ये जाता है वाटर, सॉइल, क्लाइमेट। जो मेन है उसमें क्लाइमेट ही जाता है, ठीक है। और सॉइल तो कोस्टल एरिया का पता ही है आपको। वाटर तो देखिए ज़्यादा गुजरात में ज़्यादा नमक मिलेगा, नमक, क्योंकि इसमें क्या है जो जब इंडिपेंडेंस नहीं था इंडिया उस समय, महात्मा गांधी जी क्या किए थे उसमें, जो दांडी यात्रा जो वो निकाले थे, क्योंकि यहाँ पे नमक ज़्यादा होता है गुजरात, तो इसका सॉइल अलग होता है, वाटर या इस उस तरफ जो कोस्टल एरिया आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट, वहाँ उस एरिया पे आपको ज़्यादा नमक वाला उस नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा ही उसको ये लाइफस्टाइल क्लोथिंग ये तो यही है। जैसे अब कश्मीर वगैरह वहाँ पे ठंडी में जो कपड़ा पहनते हैं वो ठंडी में यहाँ पे यूपी में और बिहार में और जितने भी सदर्न स्टेट है वहाँ पे ऐसे कपड़ा थोड़ी पहनते हैं, ये नहीं होता है। ये कल्चरल इफेक्ट तो है ही, जो बता चुका हूँ। रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, फूड हो गया, ये सभी। हाँ, उसका एक जो हिस्टोरिकल उसमें इन्फ्लुएंसर ये आता है, क्योंकि माइग्रेशन जो पहले कोई काम के वजह से एक नौकरी, प्राइवेट नौकरी है दूसरे स्टेट में, वो तो करना पड़ता है, तो काम के वजह से रोजगार की वजह से, ट्रेड जो पहले टाइम में ट्रेड बिजनेस होता था, बिजनेस के लिए वैसे ही है। प्रोफेशनल रीजन मान लीजिए जो एजुकेशन होता है किसी की जो सिटी है वहाँ पे पढ़ाई के ज़्यादा नहीं है, तो उसका जो बॉर्डर वाला जो सिटी है, भले ही तो अदर स्टेट होगा, वहाँ पे एजुकेशन अच्छा हो तो वहाँ पे चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश में बहुत सारे लोग हैं, तेलंगाना में जाते हैं, वहाँ पढ़ाई का अच्छा होता है क्योंकि कैपिटल ज़्यादा है उसमें। ये सभी आंध्र में इतना ये जो पढ़ाई जो एजुकेशन में ये फैसिलिटी नहीं मिलता है। ये एग्जाम्पल डाइवर्सिटी का तो ही है। डाइवर्सिटी का ही है डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी, ड्यू टू डाइवर्सिटी बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी। ये तो जियोग्राफिकल में आएंगे। जियोग्राफी में क्या होता है, जियोग्राफिकल रीजन में क्या आता है, जैसे आपको बोला कि ये जैसे पहाड़ी एरिया होता है, कुछ सदर्न एरिया, कुछ सदर्न एरिया होता है, वो कोस्टल एरिया होता है, हाँ, इंक्लूडिंग उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। हाँ, इधर देखो तो मुंबई का कुछ कोस्टल एरिया, ये सब कोस्टल एरिया होता है। तो इनके क्लाइमेट अलग रहता है, इनका क्लाइमेट, मौसम, वाटर। जैसे बारिश जो आता है पहले वो केरला की तरफ वहाँ से के आता है। हाँ, केरला में सब बारिश, इंडिया में कहीं जल्दी मतलब अर्ली में बारिश होता है तभी वो केरला में होता है। वहाँ से कि हवा अंदर ज्योग्राफी के पढ़ेंगे वहाँ धीरे धीरे हवा आता है, तो केरला में ज़्यादातर बारिश होता है, तो उसका क्लाइमेट अलग होता है। कोस्टल एरिया में जाओगे उस गर्मी के टाइम उनका क्लाइमेट अलग रहता है, मतलब उनका जो गर्मी होता है, गर्मी में चिपचिपा सा पसीना ऐसे रहता है ये। और मिडिल में जो हो गया, आप मान लीजिए आप दिल्ली में जाओगे तो उसमें गर्मी, तो जो व्हीकल वगैरह और ऊपर धूप, उसका ही गर्मी लगेगा, चिपचिपा सापन उसका क्लाइमेट। और ये कोस्टल एरिया क्लाइमेट अलग अलग रहता है। सोइल अलग अलग रहता है, कुछ एरिया में मिक्स होता है। जैसे उड़ीसा में कुछ एरिया होता है, उसमें उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल के कुछ एरिया होता है, वहाँ सोइल में ये कोयला मिलता है, उस सोइल में भी कुछ अमाउंट का कोयला भी रहता है। हाँ, कोयला तो वो तो है, जो जहाँ पे कोयला खनी है, निकालते हैं जहाँ से माइनिंग करते हैं, वो तो है। लेकिन उसके अलावा कुछ सॉइल होता है उसमें मिक्स होता है, लेकिन ये आपको मिडिल में यूपी में नहीं मिलेगा, कुछ बिहार में नहीं मिलेगा, दिल्ली में नहीं मिलेगा, हरियाणा में नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि ये माइनिंग एरिया नहीं है, ये माइनिंग एरिया नहीं, वो थोड़ा रहता है, तो ये सॉइल के हिसाब से ये सभी ज्योग्राफिकल होता है ये सभी, ठीक है।
क्लाइमेट तो बोल दिया, उसका क्लाइमेट और मौसम ये पहले है, ठीक है, ये सभी है। और अभी जाते डाइवर्सिटी का डेफिनेशन खत्म हो गया हमारा, इस दोनों में पढ़ेंगे, ठीक है, इसका पढ़ेंगे। अभी जैसे बोला, अभी डाइवर्सिटी का बेनिफिट, इसका एडवर्टाइजमेंट क्या रहता है, देखिए, इसका डाइवर अलग अलग रहता है लैंग्वेज हिसाब से। अब सदर्न स्टेट में जाओगे, इसका नेगेटिव चीज़ें छोड़ दीजिए, कोई हमारा लैंग्वेज साउथ का लैंग्वेज नहीं आता है, कोई हमें कुछ वो अलग चीज़ है, आपको इंग्लिश आता है बस वही चल जाता है, आधी आधी इंग्लिश बोलोगे तब भी साउथ में चल जाता है। वहाँ पे जाओगे तो आपको उस एरिया पे आपको एक दूसरा लैंग्वेज सीखना मिलेगा, आप रह लो कुछ जो में तो वो लैंग्वेज सीख गए, ठीक है। उस सदर्न स्टेट वाला नॉर्दर्न स्टेट में आता है तो वो सीख जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही रहता है, एक बेनिफिट ये भी रहता है। आप दूसरों के जैसे यहाँ पे जाकर गुजरात में रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए वहाँ पे डांडिया खेलते हैं, तो लोग किसी कुछ अपार्टमेंट में लोग रहे हैं, वो दशहरा का टाइम वो डांडिया खेलते हैं, तो उनको बुलाएं कि ये नॉन गुजराती भी लोग हैं, उनके साथ मिलके उनकी कल्चर में पार्टिसिपेट किए, डांडिया वगैरह खेले। अपार्टमेंट में लोग रहे हैं, वो दशहरा का टाइम वो डांडिया खेलते हैं, तो उनको बुलाएं कि ये नॉन गुजराती भी लोग हैं, उनके साथ मिलके उनकी कल्चर में पार्टिसिपेट किए, डांडिया वगैरह खेले। एरिया से आके दूसरे एरिया, मतलब वो आपका कल्चर नहीं है, फिर भी आप मिल जुलते हैं, ये भी एक बेनिफिट है। उनका कल्चर में आप मिलजुल गए, उनकी कल्चर आपको अपना लिया, ठीक है, ये भी एक बेनिफिट होता है। ये कल्चरल के हिसाब से ये है इसका एक मेन होता है, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस। दूसरा आता है जियोग्राफिकल फैक्टर्स। जियोग्राफिकल फैक्टर का मेन रीजन है एनवायरमेंट का इम्पैक्ट। एनवायरमेंट का अंदर तो ये जाता है वाटर, सॉइल, क्लाइमेट, जो मेन है उसमें क्लाइमेट ही जाता है, ठीक है। और सॉइल तो कोस्टल एरिया का पता ही है आपको। वाटर तो देखिए ज़्यादा गुजरात में ज़्यादा नमक मिलेगा, नमक, क्योंकि इसमें क्या है, जो जब इंडिपेंडेंस नहीं था इंडिया उस समय, महात्मा गांधी जी क्या किए थे उसमें, जो दांडी यात्रा जो वो निकाले थे, क्योंकि यहाँ पे नमक ज़्यादा होता है उधर, तो इसका सॉइल अलग होता है, वाटर या इस उस तरफ जो कोस्टल एरिया आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट, वहाँ उस एरिया पे आपको ज़्यादा नमक वाला उस नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा ही उसको ये लाइफस्टाइल, क्लोथिंग, ये तो यही है। जैसे अब कश्मीर वगैरह, वहाँ पे ठंडी में जो कपड़ा पहनते हैं वो ठंडी में यहाँ पे यूपी में और बिहार में और जितने भी सदर्न स्टेट है वहाँ पे ऐसे कपड़े थोड़ी पहनते हैं, ये नहीं होता है। ये कल्चरल इफेक्ट तो है ही है, जो बता चुका हूँ। रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, फूड हो गया, ये सभी। हाँ, उसका एक जो हिस्टोरिकल उसमें इन्फ्लुएंसर ये आता है, क्योंकि माइग्रेशन जो पहले कोई काम के वजह से एक नौकरी, प्राइवेट नौकरी है दूसरे स्टेट में, वो तो करना पड़ता है, तो काम के वजह से, रोजगार की वजह से, ट्रेड, जो पहले टाइम में ट्रेड बिजनेस होता था, बिजनेस के लिए वैसे ही है। प्रोफेशनल रीजन, लीजिए जो एजुकेशन होता है किसी की, जो सिटी है वहाँ पे पढ़ाई के ज़्यादा नहीं है, तो उसका जो बॉर्डर वाला जो सिटी है, भले ही तो अदर स्टेट होगा, वहाँ पे एजुकेशन अच्छा तो वहाँ पे चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश में बहुत सारे लोग हैं, तेलंगाना में जाते हैं, वहाँ पढ़ाई का अच्छा होता है क्योंकि कैपिटल ज़्यादा है उसमें। ये सभी आंध्र में इतना एजुकेशन में ये फैसिलिटी नहीं मिलता है, ये एग्जाम्पल है। डाइवर्सिटी का तो ही है, डाइवर्सिटी का ही है डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी, ड्यू टू डाइवर्सिटी बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी, ये तो ही है। ये तो देख चुके हैं, रिलीजन, लैंग्वेज एंड फूड हिसाब से ही डाइवर्सिटी यही है। हाँ, ये डाइवर्सिटी का ये तो बोल ही। हाँ, एक इसमें एक है, वो पहला का क्वेश्चन अभी नहीं आता है। इंडिया में मोर देन 100 से ज़्यादा टाइप जो डांस होता है, जो फोक डांस नहीं होता है वो सभी स्टेट वगैरह में। हाँ,
जो हर एक स्टेट का जो होता है, भारतनाट्यम, उड़ीसा का ओडिसी, ये सभी। हाँ हाँ, तो फोक डांस वगैरह, वो आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में जब आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें ये सभी आपको आएगा। हाँ, वो रीजनल लैंग्वेज होता है। जैसे मान लें किसी कुछ स्टेट में, हाँ वहाँ पे जैसे बिहार में आपको क्या लगता है, ज़्यादातर लोग भोजपुरी बोलते हैं हिंदी में, वहाँ पे भी कुछ अलग लैंग्वेज होता है। गाँव में भागलपुर में कुछ अलग होता है, पटना में कुछ लैंग्वेज हाँ हिंदी बोलते हैं। हाँ, ये सभी लैंग्वेज अलग अलग रहता है, उस सभी को मिला के काउंट काउंट करके ये लिखा होता है। ठीक है, हाँ उसमें सब छोटे छोटे स्टेट की भी जो रीजनल लैंग्वेज रहता है, हाँ सभी का रहता है। और डाइवर्सिटी इन इंडिया, डाइवर्सिटी इन इंडिया, एक तो डाइवर्सिटी की बुक किताब में डाइवर्सिटी को डिफाइन किए हैं, एक डाइवर्सिटी इन इंडिया, एक यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी इन इंडिया में जितने भी आप बोला वो सभी में आता है डाइवर्सिटी इन इंडिया। हाँ, वो मोर देन 18,000 लैंग्वेज, मोर देन 100 टाइप्स ऑफ डांस, अपने जितने भी धर्म है, जो रिलीजन है, हाँ वो 8 मेन रिलीजन होते हैं इंडिया में मेनली, वो सभी होता है डाइवर्सिटी इंडिया। एक होता है यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन किए थे नेताजी सुभाष जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, हाँ वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी बुक उनका एक किताब पब्लिश हुआ था, उस किताब का हेडिंग था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, उसमें वो डाइवर्सिटी की जो कुछ पार्ट उसमें लिखे थे। हाँ, इसमें यूनिटी के एकता एकता यूनिटी एकता, जैसे उसमें जैसे देखिए वो एग्जाम्पल तौर पे यूनिटी के डाइवर्सिटी एग्जाम्पल तौर पे नेशनल एंथम, इंडिया में डाइवर्सिटी है लेकिन ऑल ओवर इंडिया में नेशनल एंथम बोला जाता है। ये क्योंकि इसीलिए इसको नाम दे नेशनल एंथम। इसको कंपोज कौन किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है यूनिटी ऑफ इंडिया का। और देखिए यहाँ पे कितने सारे लैंग्वेज है, कितने कल्चर है, सभी मिलके इंडिया में रह रहे हैं, तो वही एक है यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया हैज ऑलवेज बीन अडॉप्टिंग डिफरेंट civilization and culture and people have been believe in different type of faiths। मतलब बहुत सारे कल्चरल, बहुत सारे लैंग्वेज रिलीजन के लोग हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट उनकी रिलीजन के ऊपर बिलीव कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये सभी डाइवर्सिटी है, तो इन सभी लैंग्वेज को, उनको सभी कल्चर को, सभी रिलीजन को रेस्पेक्ट देता है इंडिया। हाँ, सभी को इक्वल रेस्पेक्ट देता है, तो ये एक भी यूनिटी है सभी को। किसी को कि आप अलग रिलीजन का हो, आप अलग कल्चर हो, आपको किसी को ये मना नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कुछ लिखा नहीं है, आगे पढ़ोगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में आप सभी यूज कर पाओगे। सभी को जितने भी फंडामेंटल राइट दिया था, ये सभी आपको हक है। अब जिस भी कम्युनिटी में पैदा हो, जैसे भी कल्चर आपका, जो आपका कल्चर है, सराउंडिंग आपका जितने भी है, वो आप कर सकते हो वो कल्चरल। हाँ, ये सभी कर सकते हो आप। तो यही है यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये होता है। तो इसका एक लास्ट चीज होता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी इन इनइक्वालिटी देखिए, इनइक्वालिटी में आता है रिलीजन के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, ये हम किसी को अलग नजरे से देखें, अलग नजरे से, ये एक डिसएडवांटेज है डाइवर्सिटी का। लेकिन इसीलिए तो लॉ बना हुआ है, आगे जाके पढ़ेंगे, इसीलिए तो इसका लॉ बनाया हुआ है। ठीक है,
हाँ, इसीलिए इसका लॉ बनाया गया है। देखिए डाइवर्सिटी को और एक होगा, जैसे किताब वगैरह में, किताब में एग्जाम्पल लेकर होता है, वो सिर्फ समझना होता है और वो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बात समझना है और कुछ नहीं। जो भौगोलिक भौगोलिक प्रभाव के हिसाब से दो स्टेट को डिफाइन किया उसमें, केरला और एक लद्दाख। अच्छा, एक सरल सरल भाषा में समझिए बात को। जो समुद्र के पास रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनका वो अलग रहते हैं, उनका वो क्या होता है, उनका जो रहने का शैली है वो अलग रहता है। और जो पहाड़ी क्षेत्र में रहता है उनका रहने का शैली वो अलग रहता है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र एक हो गया, जो समुद्र के पास है वो दिया है केरला। और एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है पहाड़ी क्षेत्र में है, उनका एग्जाम्पल दिया है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है ना, नहीं, ये पहाड़ी क्षेत्र है। देखिए ये देखिए, ये है लद्दाख, लद्दाख आपका लद्दाख, ये है आपका लद्दाख, ठीक है। ये पहाड़ी क्षेत्र है। इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में आपको मेन चीज ये होता है, जो खेती करना इन लोग को बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे ये खेती करना बहुत मुश्किल होता है। और ये चले जाओ समुद्र के पास, जो एग्जाम्पल दिया केरला, वहां पे क्या है, कैनाल के थ्रू वो जो डैम है, अरबन जो वहां पे क्या है, अरब सागर है, वो वहाँ पे सरकार के थ्रू के डैम बनाए हैं। डैम के थ्रू वो छोटी छोटी कैनाल, वो कैनाल से पानी ला के कहाँ, खेत में, खेत में पानी वगैरह देते हैं। हाँ, वो तो नहीं करते हैं छोटे छोटे कैनाल में। हाँ, जो नहर नहर बोलते हैं हम लोग हिंदी में। हाँ, जो कैनाल से छोटे, हाँ, उसको बाई कट करके हम यहीं तो नहीं, जो खेत में पानी देने के लिए आसपास नहीं ले जाते हैं। हाँ, तालाब वगैरह नहीं तो तालाब वगैरह भी, तालाब में बनाते हैं किसी जगह में खोद खाद के, उसको पानी, वो कैनाल से पानी जो कैसे में पंप वगैरह करके उसमें डाल के तालाब वगैरह करते हैं, तो वहां से खेत वगैरह में पानी लेते हैं। लेकिन इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में बहुत दिक्कत होता है, लद्दाख में ये होता है। ये भी एक डाइवर्सिटी, इनका भी अलग अलग रहता है। ये इनका है, देखिए इसका एग्जाम्पल देते हैं हम एक, ये देखिए कैसे डाइवर्सिटी। ये देखिए लद्दाख का ये डोसमोची फेस्टिवल, ये जो इनका त्योहार होता है, ये सबसे अलग होता है ना, नहीं। देखिए ये इनका, देखिए ये इन सब का, ये इनका फेस्टिवल अलग अलग होता है, ठीक है। ये देखिए इनका, हाँ, इनका कल्चरल इवेंट, इनका त्योहार, ये देखिए इनका, ये सभी, ठीक है। ये सभी है इनका डसमोची फेस्टिवल। ये देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल है, ये एक दो आप लद्दाख देखे हैं, ये एक देखिए, ये केरला, केरला में देखिए, ये इसका सभी है। कितना देखिए टूरिज्म वाट है, ये कितना पास है इसका, तो यहाँ पे आप खेती आराम से कर सकते हो। वहाँ पे लद्दाख में कैसे देखे, ये नहीं हो सकते डाइवर्सिटी। ये इनका, वहाँ उनका ट्रेडिशन देखे थे, उनका डांस देखे थे, ठीक है। ये देखिए अभी इनका आएगा, ये देखिए इनका, ये देखिए इनका सभी, ये इनका कल्चर, ये अलग अलग होता है। ये देखिए डाइवर्सिटी का दो एग्जाम्पल दिया था आपको। ये इनका अलग था, वहां पे वो अलग था, देखे, इनको देखे ना, ये जो है आपको, ठीक है। डाइवर्सिटी है या नहीं, हाँ, ठीक। देखिए डाइवर्सिटी, ये देखिए फोक डांस, लोक नृत्य, देखिए ये देखिए बिहू किसका, आसाम का, भागड़ा पंजाब, सरोद बिहार, गरबा गुजरात, धूमर राजस्थान, रासलीला उत्तर प्रदेश, कजर बिहार, धमल हरियाणा, कथकली केरल, केरल जो दिखा रहा था आपको, वो जो डांस नहीं होता है वही है कथकली। और भरतनाट्यम तमिलनाडु, राव जम्मू कश्मीर, छाव उड़ीसा, ये मटकी मध्य प्रदेश, कर्मा झारखंड, मोहिनी अट्टम केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। देखिए
कितने सारे हैं लोक नृत्य, और भी ज्यादा है तो मोर देन 100 है, 100 लोक नृत्य है। ठीक है, यही है डाइवर्सिटी। ठीक है, तो अभी होता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी हाँ, ये तो सभी को पता है। रिलीजन, रिलीजन, religious and languages, religious and languages। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस, ये एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी का। लैंग्वेज में जैसे आपको पहले भी बताया, हर स्टेट का लैंग्वेज अलग अलग होता है। कुछ, हाँ, कुछ स्टेट के हिसाब से कुछ किसी का लैंग्वेज रहता है। हिंदी तो नेशनल लैंग्वेज है। और रिलीजन, बहुत सारे कम्युनिटी है, मेन 8 रिलीजन है, वो भी बताया आपको। लैंग्वेज, मोर देन 8000 लैंग्वेजेस सर। और एक रिलीजन के अंदर भी आता है एक द कास्ट सिस्टम, या कि इनइक्वालिटी चैप्टर से पढ़ोगे आगे जाके, तब केस्ट के बारे में डिटेल्स पढ़ोगे आप। ये एक मेन एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी का एक मेन एग्जाम्पल है ये कास्ट सिस्टम। रिलीजियन के अंदर में कास्ट होता है। हाँ, जैसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक जनरल, एक होते हैं ओबीसी होते हैं, एक होते हैं जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं। ये शेड्यूल कास्ट। तो ये कैस्ट सिस्टम, ये एक इनइक्वालिटी। मान लीजिए कोई जनरल आदमी है, ये इनको छोटी नज़र से देखते हैं और इन लोग इनको छोटी नज़र से देखते हैं। इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ये डाइवर्सिटी है इंडिया का। ठीक है, ये डाइवर्सिटी, ये बिकॉज ये जो केस सिस्टम है, ये एक बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी ना रहे, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे। ठीक है, इसीलिए तो लॉ बनाया हुआ है, सबका फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ, आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस। हाँ, जैसे ये जो कास्ट सिस्टम है, ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का। ठीक है, इनइक्वालिटी ना रहे। हाँ, और एक कुछ इनइक्वालिटी होता है। मान लीजिए कोई रिच पर्सन है और पुअर पर्सन को, ये इनइक्वालिटी, ये भी एक एग्जाम्पल होता है। ये इसको गरीब की नजर देखे, बेचारा, ये देखे, तो ये इसके ऊपर, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये इसके ऊपर हैवी ना हो, तो इसके लिए भी लॉ बनाया हुआ है। तो ये रिच पर्सन को जितने भी फंडामेंटल यूनिट मिला है,
राइट्स मिला है, ये पुअर पर्सन को इनको भी मिला है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक अनोखा चीज है कि सबको इक्वल दिया है। इसमें इक्वल, कोई रिच है कोई पुअर है, ये नहीं है कोई जनरल कम्युनिटी का आता है, ये कोई जनरल कास्ट का है, कोई रिलीजन के हिसाब से कोई हिंदू कम्युनिटी का है, कोई मुस्लिम कम्युनिटी, कोई सिख कम्युनिटी का, क्रिश्चियन, इसके हिसाब से अलग अलग नहीं किए कॉन्स्टिट्यूशन में, सबको इक्वल ही मिला है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सभी को हक है, किसी ने भी किसी को किसी की बेसिस पे, किसी की कैस्ट, रिलीजन, लैंग्वेज के बेसिस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे और एक चैप्टर होगा उसमें डिस्क्रिमिनेशन होगा। ठीक है, हाँ हाँ, उनका डिस्क्रिमिनेशन का मेन यही होता है, मेन ही है उसमें कि आपको जो बेसिस होता है आपका कास्ट बेसिस, रिलीजन के, ठीक है, कोई आपको अलग नहीं कर पाया। जैसे जो पहले था एक अनटचेबिलिटी, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर, उनको भी अनटचेबिलिटी बहुत फेस करना पड़ा था। ठीक है, बहुत करना पड़ा था उनका। कोई तो उनका मूवी वगैरह देखे होंगे तो उनको बाहर बैठते थे, स्कूल में बैठाते थे। स्कूल में जो घड़ा होता है, उस समय तो घड़ा होता है मिट्टी का, उसमें पानी रखते, उसमें उनको पानी नहीं देते थे। ठीक है, तो ये ऑन डिस्क्रिमिनेशन, ऑन टचबिलिटी, ये सभी आर्टिकल 17 में आता है। आगे जाके पढ़ोगे राइट टू इक्वालिटी पढ़ोगे। ठीक है, तो आर्टिकल 14 to 18 के अंदर ये सभी है। हाँ, आर्टिकल 14 to 18 ये है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 17 में है ऑन टीचेबिलिटी को रिमूव किया है। ठीक है, हाँ, उनको आर्टिकल 17 में ये सभी है। आर्टिकल अबलिशन ऑफ ऑन टचेबिलिटी, अबलिशन ऑफ ऑन टचेबिलिटी मतलब जो ऑन टचेबिलिटी है उसको वहाँ पे समाप्त किए हैं, बंद किए हैं, उसको वहाँ पे टच किए हैं। ये आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है। आगे जाके पढ़ेंगे हम। ठीक है, हाँ, अभी ये जो चैप्टर फर्स्ट है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, चलो फिर इसका चैप्टर 2 जो है, हाँ, इसका चैप्टर 2 में और कुछ इसका डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन होगा। डिस्क्रिमिनेशन है, हाँ, बस चैप्टर 2 में वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर, धन्यवाद बच्चों।